तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ब्लॉक ऑफ मास m है जिसकी लेंथ l है और इसको एक रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखा हुआ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है। और ए मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग एट द राइट एंड। नाउ द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड रीचेज द लेफ्ट एंड इन टाइम t। तो टाइम t में वो लेफ्ट एंड पे पहुंच जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, हमें पूछा हुआ है इस टाइम में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक, तो अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम के ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं, एक तो लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स आदमी के ऊपर जो कि प्लैंक से लग रहा होगा, तो प्लैंक के ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स जो होगा ये इंटरनल फोर्स होगा। उसके अलावा इस सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होगा जो कि ग्राउंड लगा रहा होगा। ग्राउंड अगर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक, तो इस पूरे सिस्टम को ऊपर जो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है वो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है जो कि बराबर म्यू के इंटू 2mg होगा। टोटल मास इस सिस्टम का 2mg है, नॉर्मल रिएक्शन 2mg के बराबर होगा। तो अगर हम बोलें कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा तो वो बराबर हो जाएगा कितना, म्यू के इंटू जी के बराबर। भाई टोटल फोर्स जो लग रहा है वो म्यू के इंटू 2mg है, बराबर टोटल मास 2m इंटू ACM हो जाएगा। ये जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ये किधर होगा, ये लेफ्ट साइड में होगा। और अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव मान लें, हॉरिजॉन्टल साइड को पॉजिटिव मान लें, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट SCM विल बी, जो कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन म्यू के इंटू जी है, टाइम t में कितना हो जाएगा, -12 म्यू के इंटू जी इंटू टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब जब ये पर्सन, पहले प्लैंक यहाँ पे था, आदमी यहाँ पे था, जब ये पर्सन लेफ्ट एंड से राइट एंड से लेफ्ट एंड पहुँचा तो लेट अस से प्लैंक जो है x दूरी चला गया। हमें यही निकालना है कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आदमी का डिस्प्लेसमेंट हो गया L - x, किधर, राइट साइड में। ठीक, तो यूजिंग द फॉर्मूला दैट SCM सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बराबर m1 s1 प्लस m2 s2 अपॉन m1 प्लस m2। S1 क्या है, S1 है, S1 बराबर x है जो कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है। और S2 बराबर क्या है, S2 बराबर -L - x है। माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हम, लेफ्ट साइड में हम मान रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुट कर दिया जाए तो, और SCM कितना है, SCM खुद ही -12 म्यू के जी इंटू टी स्क्वायर। SCM भी नेगेटिव क्यों लिया गया, SCM नेगेटिव है क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट साइड में है। बराबर किसके हो जाएगा, m इंटू एक्स। एक्स किसका डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है इस प्लैंक का, प्लस m इंटू एक्स माइनस एल। बेसिकली -L - x किसके बराबर हो जाएगा, x - l। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ x विल कम आउट टू बी L माइनस म्यू के जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा इस प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 2i कैप - 3j कैप और इट कोलाइड्स विद ए प्लेन सरफेस इन xz प्लेन as shown in the figure, and after collision it moves with a velocity of 2i cap plus 2j cap। तो पूछा हुआ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
तो अगर हम देखें कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप माइनस 3j कैप, ये x एक्सिस इधर, इधर y एक्सिस है, तो 2i कैप वाला कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और 3j कैप वाला कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में चेंज नहीं होती, वो 2i ही रहती है, 2i कैप रहती है, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई, 2j कैप हो गई। तो इसके जो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, उसमें से जो 3 वाला कंपोनेंट है, 3 वाला कंपोनेंट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिकल टू कोलाइड विद द सरफेस। तो यही 3 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू 3। और टक्कर के बाद जो इसका 2j कैप वाला कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इसको दूर करने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस सिंपली 2/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में ए बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए कार्ट बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। द कार्ट एंड द बॉल are initially moving to right with constant speed v as shown in the figure. The cart comes to rest after colliding and sticking with a fixed bumper as shown in figure. तो यहाँ पे एक बम्पर है, इस बम्पर से ये कार्ट आके रुक जाती है। The suspended ball swings through maximum angle of 60 degree. हमें क्या पता पूछा हुआ है, find the initial speed of the system of the cart. तो पहले दोनों साथ में मूव कर रहे थे v वेलोसिटी से, कार्ट भी मूव कर रही थी, इसके साथ जो पेंडुलम है वो भी साथ में मूव कर रहा था, और जाके ये बम्पर से कोलाइड कर गया। तो पहली बात, क्या हम इस प्रॉब्लम में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? भाई अगर हम बात करें कि क्या मैकेनिकल एनर्जी जो कार्ट की है वो कंजर्व रहेगी, आंसर इज नो, क्योंकि उस कार्ट का इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है। ठीक, लेकिन तब भी हम इस प्रॉब्लम में सिर्फ इस बॉल की टोटल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि इस बॉल को अगर हम देखें, इस बॉल के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो किसी भी समय पे सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंशन फोर्स, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस टेंशन फोर्स के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, या उसकी वेलोसिटी जो होगी इस टेंशन फोर्स के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। तो ये टेंशन फोर्स उस बॉल के ऊपर कभी भी कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक, तो एज द स्ट्रिंग डज नो वर्क ऑन द बॉल, एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द बॉल। ये स्ट्रिंग बॉल के ऊपर कोई नेट वर्क डन ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में नहीं करेगी, क्योंकि ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में जो टेंशन है और उसकी वेलोसिटी आपस में ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक, तो बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12 mv², और मैक्सिमम जब वो एंगल बनाएगी उस समय उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगी। उस समय उसकी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, यहाँ से अगर बॉल यहाँ से यहाँ तक गई तो उसकी जो इंक्रीज इन हाइट हुई y, वो y किसके बराबर होगी, L इंटू 1 - cos थीटा के बराबर होगी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgl 1 - cos थीटा के बराबर हो जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी कैसे, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। ठीक, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2। L दे रखा है 1 मीटर, G की वैल्यू 10 है, सॉल्व करने पे विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी टू बी √10 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर विल बी A। ठीक, तो इस क्वेश्चन में 2 ब्लॉक्स, दोनों का मास m है, एंड दे आर ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K, जिसकी नेचुरल लेंथ L0 के बराबर है। फिर ये बोला हुआ है कि 2 ब्लॉक्स आर टचिंग ईच अदर व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड, मतलब जो स्प्रिंग है वो कंप्लीटली कंप्रेस्ड है, उसकी इनिशियल लेंथ 0 है, और जब सिस्टम को रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और फिर बोला हुआ है बोथ द ब्लॉक कम टू रेस्ट साइमल्टेनियसली when the extension of the spring is L0/4। ठीक, तो स्प्रिंग जब इसकी नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन L0/4 आ गई तो दोनों ब्लॉक साथ में रुक गए।
तो पूछा हुआ व्हाट इज़ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर एज्यूम किया जाए कि दोनों ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम हो तो। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो इस दोनों ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है, वो 0 होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब दोनों ब्लॉक रुक गए, वो भी 0 होगी। लेकिन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ के एल नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली दोनों ब्लॉक आपस में चिपके हुए स्प्रिंग का टोटल कंप्रेशन ही एल नॉट के बराबर है, जो कि उसकी टोटल लेंथ के बराबर है। और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ के एल नॉट बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि टोटल एक्सटेंशन स्प्रिंग का फाइनल एल नॉट बाई 4 हो गया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग में ही स्टोर्ड है। उसके अलावा इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क कर रहा होगा। ठीक, तो इनिशियली दोनों मास साथ में है और टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ, एल नॉट बाई 4 हुआ, तो स्प्रिंग की नई लंबाई कितनी हो गई, स्प्रिंग की नई लंबाई एल नॉट प्लस एल नॉट बाई 4 हो गई। तो इंडिविजुअली एक मास कितना मूव किया, इंडिविजुअली एक मास मूव किया एल नॉट प्लस एल नॉट बाई 4 डिवाइड बाई 2। दूसरा मास भी कितना मूव किया, एल नॉट प्लस एल नॉट बाई 4 डिवाइड बाई 2। दोनों मासेस इतना मूव किया। तो एक मास के ऊपर होने वाला वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बराबर कितना हो गया, माइनस म्यू इनटू एम जी, उसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में एल नॉट प्लस एल नॉट बाई 4 डिवाइड बाई 2 हो गया। ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन वन मास। और टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, दूसरे मास के ऊपर भी इतना ही वर्क हुआ, तो इंटू 2 हो गया। तो वी कैन सिंपली नाउ अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया, माइनस म्यू एम जी एल नॉट प्लस एल नॉट बाई 4 बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एल नॉट बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एल नॉट स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 स्पेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m जिनका रेडियस r और 2r है are released in free space with initial separation between the centers as 12r. ठीक, if they attract each other due to gravitational force only, तो पूछा हुआ find the distance covered by smaller sphere just before collision। तो यहाँ पे जो इन दोनों स्पेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। इनकी दूरी इनिशियली, इनके सेंटर की दूरी कितनी है, इनके सेंटर की दूरी 12r के बराबर है। क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, अगर सिस्टम मान लें तो सिस्टम के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 0 होना चाहिए। बराबर किसके होगा, m इंटू एक्स प्लस 5m इंटू वाई अपॉन m प्लस 5m, जहाँ हमने बोला कि m मास का डिस्प्लेसमेंट x है जो कि हमें निकालना है, और 5m मास का डिस्प्लेसमेंट y है। ठीक, तो हमें बस ये निकालना है कि 5m मास का डिस्प्लेसमेंट y कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x। तो इनिशियल इनके सेंटर की दूरी कितनी है, 12r है। तो अगर मान लिया जाए कि m मास का डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो ये दूरी x हो गई। इनके सेंटर टू सेंटर की दूरी कितनी है, 3r है। और जो 5m मास का डिस्प्लेसमेंट है हमने बोला वो y के बराबर है। तो क्या होना चाहिए, x प्लस 3r प्लस y बराबर होना चाहिए किसके, 12r के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल इनके सेंटर की दूरी कितनी थी,
इनिशियल इनके सेंटर की दूरी 12r थी, तो अगर x ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, 3r इन दोनों के सेंटर की दूरी है, और y अगर 5m मास का डिस्प्लेसमेंट है, तो x प्लस 3r प्लस y बराबर 12r होना चाहिए। एंड देयरफॉर y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 9r माइनस एक्स। और क्योंकि y जो है वो लेफ्ट साइड में माना हुआ है, तो इस फॉर्मूले में जब हम y रखेंगे तो यहाँ पे हम नेगेटिव रखेंगे। एंड देयरफॉर डेल्टा एक्स सी एम जो कि 0 के बराबर है, बराबर एम एक्स माइनस 5m y हो जाएगा। ठीक, y की वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे। y का डिस्प्लेसमेंट हमने किधर माना हुआ है? y का डिस्प्लेसमेंट हमने इधर माना हुआ है। एंड देयरफॉर इसको सॉल्व करने पे mx बराबर 5my हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड में 9r माइनस एक्स के बराबर है। m से m कैंसिल हो गया, m बराबर 45r माइनस 5x हो गया। तो m कैंसिल होगा यहाँ से, x बच जाएगा, यहाँ पे x रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये 6x बराबर 45r आ जाएगा। एंड देयरफॉर x बराबर कितना आ जाएगा? 15r/2 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कंसिडर द सिस्टम शोन इन द फिगर, पुली एंड स्प्रिंग आर आइडल एंड डेल्टा एम इज मच स्मॉलर देन कैपिटल एम। तो यहाँ मास रखा हुआ डेल्टा एम बहुत छोटा मास है एज कम्पेयर टू कैपिटल एम। इनिशियली स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के बराबर है। बोथ द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, और इनिशियली बोथ द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, फिर सिस्टम को छोड़ दिया गया। तो पूछा हुआ फाइंड द मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डेल्टा एम इन सब्सिक्वेंट मोशन। ठीक, तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना है। जब ये मास कैपिटल एम बहुत भारी है तो कैपिटल एम मास नीचे आएगा, और कैपिटल एम मास जब नीचे आएगा तो स्प्रिंग को, मान लो कैपिटल एम मास यहाँ पे आके रुक गया, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो एक तो स्प्रिंग में एनर्जी हो जाएगी, मान लो कैपिटल एम मास वाई लेंथ नीचे गया, तो एक तो स्प्रिंग में एनर्जी हो जाएगी हाफ के वाई स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग पहले इनिशियली अपने नेचुरल लेंथ में थी। ये जो एनर्जी आएगी स्प्रिंग में स्टोर्ड, जब कैपिटल एम मास रेस्ट पर आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। वो एनर्जी आएगी कहाँ से? वो एनर्जी आएगी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी से आएगी। तो जो टोटल का जो स्प्रिंग की एनर्जी है हाफ के वाई स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा एम जी इंटू वाई के, जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। लेकिन एट द सेम टाइम डेल्टा एम मास भी वाई लेंथ ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डेल्टा एम मास कैपिटल एम मास के साथ में जुड़ा हुआ है। और जब कैपिटल एम मास रेस्ट पे आएगा उसी समय डेल्टा एम मास भी रेस्ट पे आएगा, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी 0 है, फाइनली भी 0 है। तो जो कैपिटल एम मास की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई वो एम जी वाई के बराबर हुई, और डेल्टा एम मास की जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई वो डेल्टा एम जी वाई के बराबर हो जाएगी। तो इसकी डिक्रीज कर रही है, इसकी इंक्रीज कर रही है, नेट डिक्रीज इतना हो रहा है, बराबर क्या हो जाएगा? स्प्रिंग में एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम y को कैंसिल कर लें, तो y बराबर कितना हो जाएगा? m माइनस डेल्टा एम इंटू जी 2 टाइम्स डिवाइड बाई k। अब क्योंकि डेल्टा m इज मच स्मॉलर देन कैपिटल M एज गिवन इन द क्वेश्चन, वी कैन इग्नोर डेल्टा m इन सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 2mg डिवाइड बाई k, एंड देयरफॉर जो x पूछा हुआ है कि x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे स्मॉल m नहीं है, यहाँ पे कैपिटल M है ना। यहाँ पे जो मास है वो स्मॉल m नहीं कैपिटल M, तो जो x की वैल्यू होगी जो पूछी हुई है वो 2 के बराबर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर प्लेट से एक सेमी सर्कुलर एरिया को रिमूव कर दिया गया। तो बोला हुआ है कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो
यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ मास एक्स कहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करता है, तो हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए। और जब भी हम किसी पोर्शन को रिमूव करते हैं तो रिमूव पोर्शन को वी कैन रिप्लेस बाय नेगेटिव मास। तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला कि XCM विल बी इक्वल टू पूरी स्क्वायर प्लेट का मास इनटू स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट माइनस सेमी सर्कुलर पोर्शन का मास इनटू सेमी सर्कुलर पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन m1 माइनस m2। ठीक, तो x1 कितना है? x1 पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे ही है, पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे ही है जब हमने पोर्शन को रिमूव नहीं किया था। तो कितना हो जाएगा ये m1 इंटू x1 कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा 0। x2 कितना हो जाएगा? x2 जो है वो सेमी सर्कुलर रिंग का या डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास बेस से 4r/3 पाई होता है। तो इस एंड से कितना हो जाएगा? इस एंड से ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी r माइनस 4r/3 पाई। इस कंडीशन में r बराबर l/2 है। इसका कितना रेडियस है? इसका रेडियस l/2 के बराबर है। ठीक, x2 कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा, अगर l/2 को कॉमन ले लें, 1 माइनस 4/3 पाई। और m2 कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा, अगर इसकी मास डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा मतलब जो सरफेस मास डेंसिटी इसकी सिग्मा है तो सिग्मा इंटू इसका एरिया पाई l/2 का होल स्क्वायर का आधा। भाई पाई l/2 का होल स्क्वायर तो पूरे सर्कल का होता है एरिया, उसका आधा एरिया है। और m1 कितना होगा? m1 होगा सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, जो कि एल स्क्वायर क्या है? एरिया है किसका? स्क्वायर प्लेट का। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, m2 की वैल्यू यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे करेंगे, x1 की वैल्यू 0 ही है, x2 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। यू विल गेट द आंसर टू बी l इंटू पाई माइनस 4/3 अपॉन 2 ब्रैकेट में 8 माइनस पाई। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसकी जो पावर है वो डायरेक्टली वो बराबर v² के है, जहाँ p बोला हुआ वॉट में, वेलोसिटी रखी है मीटर पर सेकंड में, उस बॉडी का मास 1 kg है और इनिशियल वेलोसिटी उस पार्टिकल की 1 मीटर पर सेकंड है। तो पूछा हुआ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन log 2 सेकेंड्स। तो पावर जो होती है वो किसके बराबर होती है? मान लो उस वो फोर्स F है जिसकी वजह से जिसकी पावर P दे रखी है, तो पावर बराबर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर बराबर किसके दे रखा है? v² के। तो v² बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू वी। तो यहाँ पे F क्या आ जाएगा? F हो जाएगा v के बराबर। और F बराबर कितना होता है? ma के होता है। ठीक, और m दे रखा है कितना? 1 kg दे रखा है, तो ma बराबर v हो जाएगा। और m कितना दे रखा? 1 kg। अब हम क्या करें कि हम एक्सेलरेशन को बोल दें, वो बराबर होता है dv/dt के। आई कैन राइट दिस एज v इंटू dv/dx। अगर हम बोल दें एक्सेलरेशन को v इंटू dv/dx, तो v इंटू dv/dx बराबर v हो जाएगा, v से v भी कैंसिल हो जाएगा, एंड दस वी विल हैव dv बराबर dx। इसको इंटीग्रेट कर दें। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? वेलोसिटी वेरी कर रही है 1 से लेके अननोन वेरिएबल v, और इनिशियल पोजीशन उस पार्टिकल की ओरिजिन है, फाइनल पोजीशन उसकी x है। तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा?
v माइनस वन बराबर x आ जाएगा, या v बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस वन आ जाएगा। ठीक, अब हमें पूछा है किसी टाइम पे उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो v खुद बराबर किसके है, v बराबर v बराबर dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt बराबर अगर x प्लस वन कर दें और फिर अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें कितना आ जाएगा, dx अपॉन एक्स प्लस वन, रीअरेंज कर दें बराबर dt आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट जीरो से लेके x के बीच में वेरी कर रही है और टाइम जीरो से लेके t के बीच में वेरी कर रहा है, तो dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस वन, लोअर लिमिट x की जीरो है, अपर लिमिट x की अननोन है। हमें क्या करना है, हमें यही बताना है कि उस टाइम पर उस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, x है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट रखने पे अपर लिमिट log x प्लस वन, लोअर लिमिट log जीरो प्लस वन, तो log वन क्या हो गया, तो जीरो हो जाएगा और टाइम की लिमिट t हो जाएगी। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस वन बराबर e की पावर t, x बराबर हो जाएगा e की पावर t माइनस वन हो जाएगा। ठीक, तो पूछा हुआ हमें सवाल में क्या कि log 2 सेकेंड पे उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो हम t की वैल्यू क्या कर दें, t की वैल्यू पुट कर दें ln 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर ln 2 माइनस वन, और e की पावर ln 2 कितना होगा, 2 ही होगा, तो 2 माइनस वन कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, टाइम t बराबर log 2 पे डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 1 मीटर, आंसर विल बी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सैंड इज फॉलिंग ऑन ए फ्लैट कार, नीचे फ्लैट कार है, विच इज़ बीइंग पुल्ड विथ कांस्टेंट स्पीड, द रेट ऑफ मास फॉलिंग ऑन द कार इज कांस्टेंट। तो पूछा हुआ है देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग सैंड ऑन द कार्ट। तो सैंड इसके ऊपर गिर रहा है, सैंड की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सैंड इज जीरो, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सैंड जस्ट बिफोर फॉलिंग जीरो हो गया। ठीक, और कार्ट की वेलोसिटी कितनी है, कार्ट की वेलोसिटी खुद मान लो लेट अस से vc के बराबर जो कि कांस्टेंट है, और ये दिया हुआ है कि रेट ऑफ मास फॉलिंग ऑन द कार्ट म्यू वो भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला था, क्या थ्रस्ट फोर्स बराबर dm बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव, dm बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव, वी रिलेटिव भी कांस्टेंट है जो कि कार्ट की वेलोसिटी है, और dm बाई डी टी जो म्यू है वो भी कांस्टेंट है। तो जो उसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स उसके ऊपर लगेगा कार्ट के ऊपर सैंड के गिरने के वजह से, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग सैंड ऑन कार्ट, वो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा कांस्टेंट, इट विल रिमेन टू बी ए कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एलिप्टिकल पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इस एक्सेलरेशन कितना होगा, विल इट रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो ये कर्व्ड मोशन का एग्जांपल है। कर्व्ड मोशन में एक्सेलरेशन बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम देखें तो पॉइंट बी पे जो कर्व है वो ज़्यादा फ्लैट है, पॉइंट बी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर r क्या है, ज़्यादा है, हाई है, और पॉइंट ए पे कर्व ज़्यादा कर्व्ड है, ज़्यादा कर्व्ड है, वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर r क्या है, इस पॉइंट पे r यहाँ पे लेस है। तो पॉइंट ए पे r की वैल्यू लेस है, तो पॉइंट ए पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और पॉइंट बी पर v स्क्वायर r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू पॉइंट बी पे ज़्यादा है, ज़्यादा वो फ्लैट सरफेस है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। तो क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन ए से बी जाने पे कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक, ए से बी जाने पे एक्सेलरेशन इसका कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा होगा।
तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक बीड है मास 1 kg की which is free to move on the circular hoop, लेकिन इस बीड और इस हुप में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5. द सर्कुलर हुप हैज सेंटर C and radius 1 meter and it rotates about fixed vertical axis. ठीक, तो ये एक इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये जो हुप है वो रोटेट कर रहा है. फिर बोला हुआ है द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द हुप फॉर विच द बीड डज नॉट हैव रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू हुप एट द पोजीशन शोन इन द फिगर. तो इस पोजीशन पे जहाँ पे ये लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है, इस पोजीशन पे बोला हुआ कि मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू क्या होगी ताकि ये मास न मूव करे, जबकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट इस बीड और इस हुप के बीच में 0.5 के बराबर है. तो अगर इसका FBD बनाएं तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स एक mg होगा और इधर की तरफ फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर. अगर इसका रेडियस r है तो इस सर्कल जिसमें ये घूम रहा है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, r साइन 45 डिग्री हो जाएगा. और कितना फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा. और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पे इस बीड की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, तो इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो नीचे लग रहा होगा, उसको ऊपर जाने से रोकेगा फ्रिक्शन फोर्स. ठीक, तो अगर इस फोर्सेस को हम रिजॉल्व करें, बीड के जो हुप है, हुप के नॉर्मल और हुप के टेंजेंशियल, अगर सारे फोर्सेस को रिजॉल्व किया जाए, ठीक, तो वो फोर्स कितने आ जाएंगे, mg का इधर का कंपोनेंट mg साइन 45 हो जाएगा, mg का इधर का कंपोनेंट mg कॉस 45 हो जाएगा, और m ओमेगा स्क्वायर r साइन 45 का इधर कंपोनेंट, ये एंगल भी 45 है, कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r साइन 45 इंटू साइन 45, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इधर कितना हो जाएगा कंपोनेंट, m ओमेगा स्क्वायर r साइन 45 कॉस 45, और नॉर्मल अंदर की तरफ लग रहा है. फॉर बीड नॉट टू स्लाइड अपवर्ड क्या होना चाहिए, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, जो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस mg साइन 45, ये है क्या, ये इसके ऊपर लगने वाला नेट टेंजेंशियल फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा है अपवर्ड. तो नेट टेंजेंशियल फोर्स होना चाहिए वो μn से कम होना चाहिए, जो इसके ऊपर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है. और नॉर्मल कितना होगा, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है नॉर्मल के लॉन्ग, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा mg cos 45 ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स. नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg cos 45 प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन 45 साइन 45 डिग्री. नॉर्मल की वैल्यू भी आ जाएगी. तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा मिल जाएगी, और वो आएगी क्या, वो आएगी अंडर रूट ऑफ 30√2. ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन. तो इस प्रॉब्लम में दो ब्लॉक दे रखे हैं M1 और M2, जिनको एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है, और ये पूरा एक सरफेस पे रखा हुआ है जो कि स्मूथ सरफेस है. तो बोला हुआ है कि M1 मास रेस्ट पर है और M2 मास को वेलोसिटी दे रखी है v, एंड इट इज़ गिवन दैट कि M2 मास इज़ ग्रेटर देन M1 मास. तो इनिशियली स्प्रिंग क्या है, अपने नेचुरल लेंथ में है. तो सिंपली इस बारे में पूछा गया सवाल में कि जो M2 मास है क्या वो कभी रेस्ट पर आएगा या नहीं आएगा, कि M2 मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कभी जीरो हो सकती है. तो ऑप्शन ए है ब्लॉक M2 विल बी फाइनली एट रेस्ट आफ्टर सम टाइम, ब्लॉक M2 विल नेवर कम टू रेस्ट,
एंड बोथ द ब्लॉक विल फाइनली बी एट रेस्ट। ठीक, तो ऑप्शन सी तो सही होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, m2v, और अगर दोनों ब्लॉक बाद में रेस्ट पर आ गए तो m1 प्लस m2 इंटू 0 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं होगा। हमें डिसाइड करना है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। क्या m2 मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 हो सकती है? मोमेंटम कंजर्वेशन होगा ही होगा। अगर हम मान लें कि m2 मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 हो गई, तो उस समय पे m2 इंटू v जो इनिशियल मोमेंटम है बराबर हो जाएगा m1 इंटू v1, जहाँ v1 उस समय पे मास m1 की वेलोसिटी हो जाएगी। तो v1 कितना हो जाएगा? v1 हो जाएगा m2 इंटू v अपॉन m1 हो जाएगा। ठीक, इस सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m1 इंटू वी1 स्क्वायर, और v1 की वैल्यू कितनी आई है? v1 की वैल्यू आई है हाफ m1 इंटू m2 बाई m1 इंटू v का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? हाफ m1 m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। एक m1 यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आ गया? हाफ m2 स्क्वायर, m2 को अगर कॉमन ले लें, m2 इंटू वी स्क्वायर इंटू m2 बाई m1, ये हो जाएगी सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि बराबर ये कितना है? ये जो वैल्यू है m2 इंटू वी स्क्वायर किसके बराबर है? m2 इंटू वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो kf जो होगा, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगी ki इंटू m2 इंटू m1, क्योंकि m2 m1 से बड़ा है, तो kf जो हो जाएगा वो ki से बड़ा हो जाएगा। कब? अगर m2 मास रुक जाए तो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि इसके एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को वायलेट कर देगा। ठीक, तो m2 मास कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ब्लॉक ऑफ मास m2 विल नेवर कम टू रेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 में 3 पॉइंट मासेस हैं which are attached by light inextensible string of various length, अलग अलग लेंथ हैं, to a point O on the ceiling. All the mass swing around horizontal circle of various radii with same angular frequency omega. ठीक, तो सबकी क्या बराबर है? सबकी जो ओमेगा बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी जो कि 2 पाई बाई टी है, वो सबकी बराबर है। मतलब सबका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बराबर है। ठीक, अगर हमें टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला याद हो, वो क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी होता है। एल कॉस थीटा क्या होगा? मान लो किसी भी पेंडुलम के लिए इसकी लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, लेंथ L3 है, तो एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा ये लंबाई हो जाएगी, जो वर्टिकल लंबाई है उसकी, एल कॉस थीटा। किसी के लिए भी अगर टाइम पीरियड सेम है तो सबकी एल कॉस थीटा सेम होगी। मतलब जो ये वर्टिकल लंबाई है तीनों ही पेंडुलम की, वो सेम होगी, तो तीनों पेंडुलम सेम प्लेन में घूम रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन, द वर्टिकल डेप्थ ऑफ ईच मास बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ सीलिंग इज डिफरेंट, नहीं, सबकी एल कॉस थीटा बराबर होगी, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर है तो वर्टिकल डेप्थ बराबर होगी। रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल पाथ ऑफ ईच मास इज सेम, रेडियस सेम नहीं है, रेडियस सबके अलग अलग है। ठीक है, सबके रेडियस जो होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि सबकी लेंथ अलग अलग है। ऑल द मासेस रिवॉल्व इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, सही है बात। ऑल द मासेस क्या सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि सबकी वर्टिकल डेप्थ सेम है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक लाइट रॉड है ऑफ लेंथ 1 मीटर विच इज़ अटैच टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर।
तो एक 1 मीटर की लाइट रॉड है, 1 मीटर की स्ट्रिंग है. द अदर एंड ऑफ द रॉड इज अटैच टू पॉइंट O सच दैट द रॉड कैन मूव इन वर्टिकल सर्कल. ठीक है. और अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज अटैच टू ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg. यहाँ पे एक मास है नीचे. पूछा हुआ द मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन टू द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट इट कैन कंप्लीट वर्टिकल सर्कल. तो रॉड तो चली जाएगी ऊपर. ठीक है. मास के साथ में क्या होना चाहिए, जो स्ट्रिंग के साथ में बता हुआ है, जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट से जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पहुँचेगी, तो यहाँ पे रॉड है, उसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो क्या होना चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ठीक. ये वही कंडीशन है जो कि वर्टिकल सर्कल में किसी भी पार्टिकल के साथ में होती कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है, उसके उस रोप में जो टेंशन है मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन √GR. तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √GR से बड़ी है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आती थी, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5GR. ठीक. तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √5GR, मतलब 5 इंटू जी की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू हम लेंगे 2 मीटर. 1 मीटर की स्ट्रिंग है, 1 मीटर की रॉड है. अंडर रूट ऑफ दिस कितना आ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड. तो आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. तो इस क्वेश्चन में पार्टिकल है जो कि u वेलोसिटी से आ रहा है और बोला है वो है कि वो इट स्टिक्स टू द वुडन लूप. इफ द पार्टिकल रीच एट द लोएस्ट पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर टाइम t, इसके ऊपर स्टिक कर गया और इट रीचेज द लोएस्ट पोजीशन इन टाइम t, देन वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इन द टाइम इंटरवल. तो जो नीचे वाला प्लेन है वो बोला हुआ स्मूथ प्लेन है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है. अगर हम दोनों को सिस्टम मान लें, वुडन लूप का भी मास m है और इसका भी मास m है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी m इंटू यू प्लस m इंटू 0/2m विल बी इक्वल टू u/2. ठीक. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा xcm, वो कितना हो जाएगा, u/2 इंटू टी हो जाएगा. और वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास बेसिकली जब ये लूप घूमता हुआ यहाँ पे आ जाएगा और मास यहाँ पे आ जाएगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, हम बोलेंगे डेल्टा YCM, वो बराबर हो जाएगा कितना, m इंटू 2r प्लस m इंटू 0 अपॉन m प्लस m. बेसिकली रिंग का तो सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे रहा, लेकिन जो मास है m, ये मास m के टोटल कितना होगा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जाने में, वो 2r हो गया. तो ये डेल्टा YCM कितना आ गया, डेल्टा YCM की वैल्यू आ गई 2mr अपॉन 2m, किसके बराबर हो गया, r के बराबर ही हो गया. तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुई सेंटर ऑफ मास की, वो कितनी हो गई, डेल्टा XCM का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा YCM का होल स्क्वायर का अंडर रूट, एंड दिस विल बी इक्वल टू UT/2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट. दिस विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो आंसर विल बी A.